साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। आज का जो टॉपिक मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कंसर्निंग योर राइट अंडर द लॉ ऑफ मेंटेनेंस। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एक लड़की केस दाखिल करती है मेंटेनेंस का, तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला पैरा होता है कि मेरी शादी फला फला से इस तारीख को हुई। उसके बाद आती है इमेज पोर्ट्रे करने की बारी, जहां वो कहती है कि मैं बहुत सती सावित्री हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अपितु मेरे पति ने और मेरे सास ससुर ने, मेरे देवर ने, ननद ने मेरा ससुराल में जीवन हराम कर दिया। मुझे इन लोगों ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट करी। अंतोगत्वा जब इनके अत्याचार बढ़ गए तो मैंने ये बात अपने माता पिता से बताई। वो लोग आए, बातचीत करी, कुछ समय तक ठीक रहे, फिर मारपीट करी, फिर उन्होंने बातचीत करी, मैटर पंचायत में गया, फिर उन्होंने बातचीत करी और अल्टीमेटली जब इनकी दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो मुझे धक्के मार के जो है घर से बाहर निकाल दिया। ये स्टोरी 99% में बिल्कुल सिमिलर जो है आपको मिल जाएगी। डिमांड का जो है वेरिएशन आ सकता है, बट मोडस ऑपरेंडाई बिल्कुल सिमिलर है। और फिर ये कोर्ट जाके कहते हैं कि मेरा पति जो है इतना रुपया कमा रहा है, उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं है, अंतोगत्वा लाइबिलिटी जो है उनकी मैं हूं, हमारे बच्चे हैं, तो मुझे और मेरे बच्चों को मेंटेनेंस देने के लिए जो टोटल इनकम है उसका 25% जो है अवॉर्ड किया जाए, जिस कारण ये क्लेम जो है होते हैं हायर साइड पे। कई बार क्लेम होते हैं 25,000, कई बार 50,000, कई बार 1 लाख, कई बार 2 लाख और कई के केसों में क्लेम पहुंच जाते हैं 5 लाख तक। अब जरा सोचो, बात ना तो 25,000 की है, ना बात 5 लाख की है, इतना भारी मेंटेनेंस लेकर करोगी क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका हम उत्तर आज तक ढूंढ ही नहीं पाए। हर व्यक्ति जब केस को लड़ता है तो उसका बेस्ट से बेस्ट एफर्ट ये रहता है कि मैं अपनी बात को रख दूं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी बात आप रखते हैं, उसके बावजूद भी शिकायत ये रहती है कि हमारी बात कंसिडर नहीं हो रही है। तो खुद ही आपके स्टैंड दो हो गए। एक तरफ तो कह रहे हो कि हमने पूरी बात को रख दिया, फिर आप कहते हो कंसिडर नहीं हो रहा, फिर आप कहते हो कि जज सुनने को तैयार नहीं है, फिर आप कहते हो कि महिला कोर्ट में जीत जाती है, कोई कोर्ट महिलाओं के लिए बने। वो हर समय महिलाओं को न्याय देते हैं, पुरुषों की बात नहीं सुनते हैं, जिस कारण हमारा शोषण इंडियन कोर्ट्स में जो है होता रहता है। अब साथियों पैटर्न ही गलत होगा तो उसका मैं भी क्या कर सकता हूं? साथियों बड़े से बड़े असुर हुए, उन्होंने प्रभु से वरदान प्राप्त किए पर उसका मिसयूज शुरू किया, तो अंतोगत्वा क्या हुआ? नुकसान उनका ही हुआ। तो कहने की बात है कि राइट्स का होना और उन्हें एक्सरसाइज करना दो अलग अलग चीजें हैं। आप ये सोचते हो कि गाय दूध देती है, पर मैं कहता हूं कि गाय का दूध निकालना पड़ता है। चीज वही है, बट पैटर्न चेंज करने की बात मैंने इंसेप्शन पे ही आपसे कह दी है। जब हम केस फेस करते हैं मेंटेनेंस का तो हम लड़की को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम ये इमेज पोर्ट्रे करते हैं कि साहब ये सास ससुर की सेवा नहीं करती है, पति धर्म का पालन नहीं करती है, आए दिन लड़ाई झगड़ा करती है, घर का माहौल जो है वॉयलेंट करती है और अल्टीमेटली मुझको छोड़ के चली गई और अब मुझ पे झूठा केस कर दिया। और इसके अलावा एडिशनल पैराग्राफ में कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो किसी काम कर्म की ही नहीं होती। साथियों अगर मेंटेनेंस केस को आपको लड़ना है और जीतना है तो आपको जवाब के साथ साथ इनकम टैक्स एक्ट के एंगल से भी अपनी बात को कोर्ट में रखना होगा। अगर आप नहीं रख पाओगे तो उनके बड़े से बड़े क्लेम को आप हिट ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं बात को आप? तो वो बातें क्या हैं ये भी आपको जो है नोट डाउन करते हुए चलना है और हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए इस केस स्टडी को काफी इजी बनाने का जो है प्रयास भी करेंगे। साथियों जब भी लड़की कोर्ट में आएगी तो उसका बेसिक एलिगेशन क्या होगा कि मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरा शोषण किया गया। पर जरा सोचो, वास्तव में उस महिला का शोषण हो रहा है या सिर्फ ड्रामेबाजी करके वो अपने स्टैंड को क्लियर करते हुए एक भारी भरकम मेंटेनेंस जो है कोर्ट से प्राप्त करना चाहती है। वो कहते हैं कि उसको मारा पीटा गया, दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, उसने एफआईआर कटा दी, 498 आईपीसी में अल्टीमेटली व्यक्ति जो है चार्जशीट हुआ, जिस कारण प्रमाण जो है पर्याप्त है टू रिसाइड सेपरेटली ऑन द रीजनेबल ग्राउंड, जिस कारण जो बार है 125 सब क्लॉज 4 एंड 125 सब क्लॉज 5 सीआरपीसी का एप्लीकेबल नहीं होगा। अब साथियों ये सब तो है फैक्ट्स की बातें जिसका जवाब जो है आप फैक्चुअली फाइल कर सकते हो, बट हिटिंग पॉइंट जो है हमको समझना होगा। रजनेश वर्सेस नेहा का महत्वपूर्ण जजमेंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 4/11/2020 को पारित किया, जिसमें यह स्पष्ट किया कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस शुड बी रीजनेबल, इट शुड नॉट बी ऑन द ह्यूज ग्राउंड्स। तो रीजनेबल से मतलब क्या है कि जो उसकी बेसिक नीड है उसको जो है फुलफिल करना है। और बेसिक नीड क्या है मेंटेनेंस की? रोटी कपड़ा और मकान। यही है, रोटी कपड़ा और मकान, जिसका रेफरेंस कहां मिलेगा हमें? सेक्शन 18
हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। अब रोटी कपड़ा और मकान पैसा नहीं है, बट पैसे का एक आउटकम है, कन्वर्जन है। यूं तो है नहीं कि आप 10,000 अपनी वाइफ को दोगे और वो 10,000 हाथ में लेगी और खा जाएगी, या 10,000 जो है अपने बच्चों के मुंह में डालेगी और वो भी खा जाएंगे। जो चीज कंजम्पशन की है वो खरीदी जाएगी और उसका जो है उपभोग किया जाएगा बतौर बाली। इस बात को जो है आप लिख लो अपनी कॉपी के अंदर कि जो कुछ भी परचेज किया जाएगा वो ही उपभोग में लिया जाएगा, मनी को डायरेक्टली जो है कंज्यूम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया आपको? अब यहां पर हम लगाते हैं थ्योरी ऑफ सेट ऑफ, जो कि अप्लाई होती है बाय द वर्च्यू ऑफ ऑर्डर 8 रूल 6 ऑफ सीपीसी। वो ये कहते हैं कि हमने कोई आर्टिकल की कीमत अदा कर दी। क्लियर है? तो जो कीमत हमने अदा करी है उसका हम सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं, मतलब उसका डिडक्शन, उसकी कमी जो है हम क्लेम कर सकते हैं। अब लड़की का पहला स्टैंड कोर्ट में क्या होता है कि करीबन 10 महीने तक या 11 महीने तक या 12 महीने तक मेरे पिता ने मेरा खर्चा उठाया या मेरे भाई ने मेरा खर्चा उठाया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो वो क्लेम कर रही है इसका मतलब वही खर्चा जो है उसके पिता ने या उसके भाई ने उठाया। अगर वो खर्चा उठा है तो वो उनका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया आपको? अगर वो अपने खर्चे के साथ साथ अपनी बिटिया पर भी या अपनी बहना पर भी कुछ राशि कुर्बान कर रहे हैं, उस पर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि वो एक्सपेंडिचर उनकी बुक्स में होना चाहिए। अगर वो एक्सपेंडिचर उनकी बुक्स में नहीं है, उनके रिटर्न में नहीं है, तो ये धारा 69C इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन है। इस बात को आप नोट कर लो। जिस कारण आपसे मैं हमेशा ही कहता हूं कि जिन पर वो डिपेंड है उन डिपेंडेंट्स को भी जो है आप टारगेट करो, उनको जो है लीगल नोटिस आप दो। आप करते क्या हो? आप लड़ने पहुंच गए वाइफ से, क्योंकि वाइफ तो कमजोर पक्ष कंसिडर ऑलवेज ही किया जाएगा। कोर्ट को लगता है कि भाई वाइफ कहां जाएगी, ये तो बेरोजगार है और इसको मेंटेनेंस देना चाहिए, और अगर मेंटेनेंस नहीं दिया तो ये वेश्यावृत्ति जैसे गंभीर कानूनन अपराध में भी फंस सकती है या वेश्यावृत्ति में पड़ सकती है। क्लियर है? तो कुल मिला के एक महिला के प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट का जो हृदय है वो काफी विराट हो जाता है। वो कहते कि मैंने 10 महीने तक या 11 महीने तक अपने पिता से हेल्प ली है या अपने भाई से हेल्प ली है, उन्होंने मुझ पर एक्सपेंड किया है। अगर वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो क्या बन गए? क्रेडिटर्स। अब उनको जो है चुकाना पड़ेगा। तो आपकी वाइफ क्यों चुकाएगी? चुकाने की बारी तो हमारी है। तो सबसे पहले उनको लीगल नोटिस देना है और उनसे पूछना है कि भाई आपकी इनकम क्या है और आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, आपके एक्चुअल ड्राइंग्स क्या है, और यह पूछ सकते हो क्योंकि ये अमाउंट जो है उनके नाम से ही उठाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि मेरे भाई ने और मेरे पिता ने कंट्रीब्यूशन किया है। अगर वो कहते हैं कि हमने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया और हम ये अमाउंट नहीं चाहते हैं, जो बैक डेट से मेंटेनेंस अमाउंट अवॉर्ड करने का कंसेप्ट है वो अपने आप में ही खत्म हो जाएगा। और एक रिसेंट जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने यहाँ पर रीजनिंग में दी है कि रजनेश बनाम नेहा में कभी भी कोर्ट की मंशा यह नहीं रही है कि अमाउंट डेट ऑफ एप्लीकेशन से दिया जाए। अगर रीजनेबल कंडीशंस रिकॉर्ड पर आती हैं तो वहां पर डेट ऑफ ऑर्डर से भी दिया जा सकता है। जब बैक डेट का अमाउंट जो कंजम्पशन हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, वो लेना चाहते ही नहीं है क्योंकि वो जवाब आपको देंगे ही देंगे, तो उस सिनेरियो में बैक डेट से अवॉर्ड करने का कोई औचित्य पैदा ही नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप इनकम कोर्ट में बताते हो वो एग्जैक्टली आपका होता है टर्नओवर। क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक बिजनेसमैन हो, तो वहां पर टैक्सेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल, इसको हम कहते हैं प्रिजम्पशन थ्योरी। तो वहां पर 44AD, 44ADA, 44AE काफी महत्वपूर्ण है इनकम टैक्स एक्ट के, उसका आप उपयोग क्यों नहीं करते हो। दूसरी बात यह कि एग्जैक्टली क्या कमाया या एक अलग चीज है, पर एग्जैक्टली क्या प्रॉफिट बचा जो टैक्सेबल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और टैक्सेबल जो अमाउंट है प्रॉफिट का, उस पर ही मेंटेनेंस क्लेम होगा और किसी अमाउंट पर या टोटल टर्नओवर मेंटेनेंस क्लेम नहीं हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी खर्चे वाइफ बता रही है कोर्ट में, उसका एक प्रॉपर अकाउंट्स मंगाओ। आप वो मंगाते ही नहीं हो। आप ऑर्डर 11 रूल 12 सीपीसी के तहत इंट्रोगेटरी भी कॉल कर सकते हो अगर उसने अपना झूठा एफिडेविट दिया है, क्योंकि वो सच बात बताना ही नहीं चाहती है कि उसका एग्जैक्टली खर्चा क्या है। जिस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है 1/12/2023 का, जिसमें उन्होंने स्थितियों को स्पष्ट किया है। तो आपको जोर देना होगा। अगर आप वो लगा ही नहीं रहे हो एप्लीकेशंस को, तो कोर्ट आपको रिजल्ट कैसे देगा। और उनको लगाने से पहले आप अपनी वाइफ को लीगल नोटिस भी सर्व कर दो कि आपने मांगा है 20,000 रुपए खर्चे का, वो खर्चा क्या है, उसके हेड्स क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उसको स्पष्ट कर दें। अब आती है रियल ग्राउंड की स्थिति। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मेंटेनेंस में क्या इंक्लूड है, रोटी कपड़ा और मकान, और बच्चों की एजुकेशन अगर कोई है तो। अब यहां पर 2 लाइनें जो है आप लिख लो अपनी कॉपी के अंदर।
अगर आपका पुत्र है या आपकी पुत्री है जो कि एज ऑफ मेजोरिटी जो है ऑब्टेन कर चुके हैं और उन्हें कोई मानसिक व शारीरिक बीमारी नहीं है तो उन्हें मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो 18 ईयर है इस तरह के कानून के लिए जो एक्ट में स्पेसिफिक है। तो इस बात को आप जो है विशेषता ध्यान में रखें। और एक रिसेंट जजमेंट है केरला हाई कोर्ट का भी, जहां ये स्पष्ट किया गया है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो और अटेंडिंग एज ऑफ मेजोरिटी अपने पिता से मेंटेनेंस जो है क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अब आती है बारी सेट ऑफ की। वो कहते हैं कि मुझे जो है बच्चे की एजुकेशन करवानी है, तो बच्चे की फीस कहाँ जाएगी? स्कूल के पास में। स्कूल का रसीद लो और फीस जमा करा दो। पर ये ध्यान रखना कि स्कूल से मतलब ये नहीं कि बड़े से बड़े स्कूल में दाखिल करा दे और आप पे जो है बोझ बना दे। गीता सिंह का एक बेसिक जजमेंट है कि बच्चे का स्कूल क्या होगा, उसकी एजुकेशन क्या होगी, ये तय करनी है आपको। तो माँ उस पॉइंट पर कोई भी अनावश्यक क्लेम जो है क्रिएट नहीं कर सकती है, ना ही करवा सकती है। क्लियर हो गया। दूसरी बात, जब ये अमाउंट आप पूरा पे कर दोगे एजुकेशन का, तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा सेट ऑफ, जिसमें उसका एजुकेशन, बच्चे का, बच्चे की स्कूल ड्रेस, किताबें, वो सब पेमेंट जो है आप खुद कर सकते हो और कोर्ट को इंसिस्ट कर सकते हो कि भाई पेमेंट देने को मैं तैयार हूं, प्रॉब्लम क्या है। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि अब आती है बेसिक नीड कपड़ों की। कपड़ा, अब उसमें क्या है कि कुछ कपड़े अच्छे होंगे, कुछ होंगे मॉडरेट और कुछ होंगे बेसिक क्वालिटी के। तो कपड़े जहां जहां से मिलते हैं आप परचेस करवा दीजिए और उसका पेमेंट जो है हाथों हाथ पे कर दीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, वो कहते हैं कि भाई मुझे घर में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी आता है, मुझे घर में खर्चा आता है पानी का भी, तो उसके बिल आते हैं भाई, उसका बिल जो है पे करना है हमें। बट ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर कई बार पूरे खानदान का बिल जो है पेश कर दिया जाता है। जिस कमरे में लड़की रह रही है उसका एक सब मीटर लगवाना पड़ेगा और रीजनेबल एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिन भर वो अपने कमरे में चला के एसी जो घर वाले हैं उनको सुला रही है, आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं। रीजनेबल जो खर्चा आता है, जैसे आपके घर में जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, लगभग लगभग उसका 50% बिल जो है लड़की का आता है, तो वो जायज है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। और अगर बिल सीधा आपने जमा करा दिया तो वहां पर कोई नीड नहीं है उसको कैश में पे करने की। अब आता है फूड एक्सपेंसेस। फूड में क्या है? रोटी, सब्जी, दाल, दूध या फल फ्रूट। मोटा मोटा अगर हम देखते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट को, जो कि बना हुआ है 2013 के अंदर, उसमें एक बेसिक प्रोटोकॉल ये कि अगर ह्यूमन को सरवाइव करना है और उसको माल न्यूट्रिशन नहीं होना है तो उसके लिए एनर्जी लेवल्स क्या होगा। हर आदमी के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल जो है प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो आपको मैं एक बात जो है स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रोटोकॉल में आप उसको ये कह सकते हो कि भाई चलो आपका जो भी राशन बनता है, क्योंकि दाल है या अन्य ग्रोसरीज जो है वो जल्दी खराब तो होती नहीं है, मेरे साथ चलो शॉपिंग करवा के रहता हूँ और बिल हाथों हाथ पे कर दो। और उसके अलावा जो रिकरिंग आइटम्स हैं जैसे फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, जो कि डेली बेसिस पे या हर 2 या 3 दिन में परचेस करनी पड़ती है, उसके लिए आप हाथ खर्चे के 1000-1500 रुपए पे कर सकते हो। उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहने की बात है कि हमने मैक्सिमम कंपोनेंट जो है उसको कंज्यूम करा दिया काइंड्स के अंदर। अब क्या होता है कि जो घर वाले हैं या उसके सलाहकार हैं जो उससे पैसा चाहते हैं कमीशन के फॉर्म में या अदर फॉर्मेट में, तो वो पैसा जब वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो जो एक्सटॉर्शन की पोजीशन है वो उत्पन्न नहीं होगी, और जब उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपका फर्दर एक्सटॉर्शन भी नहीं होगा। और कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी भी होती है कि लड़की को उसकी गिल्टी जो है वो रियलाइज होती है और घर बसने की संभावना भी जो है वो बढ़ जाती है। तो कहने की बात है कि 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए हाथ में दे दोगे तो ये खेल जो है कमीशन के वहां पर शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक बेसिक प्रोटोकॉल बता दूं आपको मैं कि हर अमाउंट पे 15 से 20% जो है कुछ ऐसे कमीशन और एजेंट कोर्ट में बैठे हुए हैं उनका हो जाता है, और वो अमाउंट को चूसते हैं और अल्टीमेटली उसको और प्रवोक करते हैं, प्रमोट करते हैं कि तू और केस दाखिल कर, या खर्चे का एनहांसमेंट जो है दाखिल करता कि अधिक से अधिक जो है आपको ब्लैकमेल किया जा सके। जब उनके पास एनर्जी का सोर्स होगा ही नहीं तो कैसे आपको ब्लैकमेल करेंगे। मोटी मोटी बात समझ लीजिए बैठ गया। हर आदमी गलत नहीं है, पर 90% मैटर्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो कुल मिला के मैं बात छोटी सी कन्वे करना चाह रहा हूं कि जब भी आप केसेस को फाइट कर रहे हैं तो हमें इन एंगल से जो है केसेस को देखना है और अकाउंटेबल मेंटेनेंस की जो है बात करनी है। और जो कुछ भी हम उसको पे कर रहे हैं वो कैश में नहीं करना है, काइंड्स में करना है। उसको सूट चाहिए तू चल के ले, बट रीजनेबल अमाउंट का सूट होना चाहिए, पेमेंट दे देंगे। बच्चों को कपड़े चाहिए हम लेके देंगे, पेमेंट कर देंगे। उसको खाना खुराक चाहिए, उसमें ग्रोसरी दोस्तों में बांट दो, एक ऐसी जो लंबे टाइम चल सकती है, एक ऐसी जो शॉर्ट टाइम के लिए है। तो जो लंबे टाइम चल सकती है उसमें क्या वो बताएगी कि भाई मुझे चावल चाहिए, मुझे दाल चाहिए, मुझे आटा चाहिए। तो 3 लोग या 2 लोग या 1 लोग, अगर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जो भी कंजम्पशन आ रहा है उसका एक एवरेज निकाल लो, वो सामान जो है परचेज करके दिलवा दो। बच्चे की एजुकेशन है, जो भी खर्चे हैं वो इजीली आप पे कर सकते हो। तो कुल मिला के आप अपनी समझदारी से ही सब कुछ अकाउंटेबल करके जो आपका पैसा है
वो गलत हाथों में जाने से रोक सकते हो। अब समझदारी आपकी है कि काम करना कैसे आपको और किस तरह से जो है वर्कआउट करना है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अपने राइट्स कैसे इन्फोर्स करने हैं आपको एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, ये आपको जो है समझ में आया होगा। तो साथियों, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।